ये हफ्ता एक्शन पैक्ड आपके लिए रहने वाला है और वो एक्शन आएगा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। 5 सेंट्रल बैंक्स इस हफ्ते आपको एक्शन में दिखेंगे। चीन की तरफ से उनका लोन प्राइम रेट आने वाला है, बट 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी होगी और समझने के लिए बग्गा साहब से बेहतर और कोई नहीं है। करते हैं उनका स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं सर, और आशा करते हैं कि ऐसे ही हर बार आप भी हमारे साथ जुड़ते रहें और अपना ज्ञान का भंडार शेयर करते रहें। बताएं सर, सबसे पहले तो फेड पर ही हमारी नज़र है, क्या एक्सपेक्ट करना है इस बार की फेड पॉलिसी से? जी दीप, गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब मंगलमय रहे आगामी वर्ष जो है हमारे लिए, हम सब के लिए। इस हफ्ते बहुत अहम बैठकें हैं। फेड की बैठक है मंगलवार और बुधवार को। उससे नतीजा उम्मीद यही है कि पॉज रखेंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे बट हॉकिश रखेंगे। तो क्योंकि और उसका कारण ये है कि इकोनॉमी यूएस की बहुत अच्छा कर रही है, लेबर मार्केट अभी भी टाइट है, चाहे नई नौकरियों में इजाफा जो था उसका मोमेंटम जरूर कम हुआ है, बट फिर भी काफी हाई लेवल पे नई नौकरियां हैं और लेबर मार्केट टाइट है। और तीसरा है इन्फ्लेशन, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे इन्फ्लेशन पे असर आ रहा है। तो हमने देखा पिछले हफ्ते जो अमेरिका का अगस्त का नंबर निकल के आया, उसमें 50% जो कुल वृद्धि थी, 50% वो तेल की कीमतों के कारण था। तो इन्फ्लेशन उनके टारगेट से हाई है और इकोनॉमी काफी बुलंदी से चल रही है, इसलिए इस बार ही पॉज करेंगे, बट ये जरूर रखेंगे कि अब हम अगला डेटा देखेंगे और 1 नवंबर को हम डिसाइड करेंगे रेट बढ़ाना है कि नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है थर्सडे को। वहां पे इकोनॉमी मंदी में है बट इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उनकी इन्फ्लेशन का आंकड़ा वेडनेसडे को आएगा और उसके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, बट लगता है 25 बेसिस पॉइंट वो बढ़ा देंगे। 15वीं बार सक्सेसिवली रेट हाइक करेंगे। 2021 दिसंबर से शुरू किया था रेट हाइक और अभी तक जारी है। इन्फ्लेशन उनकी काबू में नहीं है बट इकोनॉमी लगभग रिसेशन की कगार पे आ गई है, तो प्रॉब्लम है। और फिर बैंक ऑफ जापान फ्राइडे को दीप बहुत अहम रहेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके जो नए सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उन्होंने कहा था कि हमारा जो जीरो रेट और नेगेटिव यील्ड पॉलिसी है वो हम जरूर देखेंगे एंड ऑफ द ईयर तक। उससे मार्केट्स थोड़े से विचलित हुए थे बट फिर कॉम्प्लेसेंसी में आ गए। ये बहुत अहम है क्योंकि सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कौन है? जापानीज सेवर। और वो पैसा आके कैरी ट्रेड में लग के ग्लोबल मार्केट्स में जाता है। वहां अगर जापानी यील्ड्स बढ़ने लग गए, अभी तो बहुत डिफरेंशियल है, जैसे उनका 10 साल का पेपर 70 बेसिस पॉइंट पे है, आपको अमेरिका में 4.33% मिलता है, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, आपको 4 साढ़े 4 के करीब मिल जाता है। तो ये डिफरेंशियल बहुत हाई है। अभी एकदम से नहीं बढ़ेगा बट सेंटिमेंटली ये मार्केट को बिगाड़ सकते हैं। तो देखते हैं फ्राइडे को क्या बोलते हैं। इस बार ही कुछ उम्मीद नहीं है कुछ करेंगे। और चौथा जो आपने कहा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की बैठक है। स्टिमुलस की जरूरत है इकोनॉमी को, बट उनके लिए प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही उन्होंने रिजर्व रिक्वायरमेंट काटे या थोड़ा बहुत मार्जिनल रेट्स को कट किया, उनका करेंसी गिरता जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, इंपोर्ट्स भी घट रहे हैं, बट एक्सपोर्ट्स काफी घटे हैं पिछले 6 महीने में। तो मंदी के दौर में इस तरह से उनकी जब करेंसी गिरती है तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो लगता है वो भी कुछ चेंज नहीं करेंगे वेडनेसडे को। बग्गा सर, 2 चीजें आपसे समझनी है। एक तो इस पॉलिसी के लिए कोई भी रेट हाइक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तो आपने भी बता दिया और डेटा भी रिवील कर रहा है। अगली पॉलिसी के लिए भी अभी सवाल है कि नवंबर में बढ़ेंगे या नहीं। बट ये यूएस बॉन्ड यील्ड में क्या चल रहा है सर? 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4.4% पर आ गई है। ये क्या दर्शा रही है? इससे क्या समझना है? अगर रेट हाइक नहीं आ रही तो बॉन्ड यील्ड इतनी ऊपर क्यों गई है? और दूसरा, फेड की तरफ से पॉज के कब संकेत आएंगे? क्योंकि पिछले हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि फिलहाल के लिए अब हम आगे रेट हाइक्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच में आ जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी यही अनुमान है कि इस हाइक के बाद ये भी शायद अब आगे रेट्स नहीं बढ़ाएं। ऐसा संकेत फेड कब देख सकता है और उसके लिए मार्केट कैसे तैयार हो रहा है? दीप, देखिए यूरोप और यूके के लिए क्या आसानी है कि उनकी इकोनॉमी मंदी में आ गई है,
तो रिसेशन की कगार पे है इकोनॉमीज उनकी, इसलिए सेंट्रल बैंक्स ने अब हाथ रोक लिए कि काम हो गया है, अब लैग इफेक्ट आएगा और यहाँ से इन्फ्लेशन, डिमांड डिस्ट्रक्शन के कारण इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यूएस में विपरीत है, यूएस कंज्यूमर बहुत स्ट्रांग है, रिटेल सेल्स पिछले हफ्ते 0.6% बढ़े। क्यों इतना अहम रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर, अगर दुनिया में 105 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी है और उसमें 26 ट्रिलियन डॉलर अगर अमेरिकन हिस्सेदारी है, उसका दीप लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर यूएस कंज्यूमर है। तो 105 में 16 ट्रिलियन सिर्फ यूएस कंज्यूमर ही कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत अहम रहता है, मार्केट मूविंग रहता है, वो अभी भी स्ट्रांग है। अब ये लग रहा है कि जो कोविड के जो सेविंग्स थे शायद खत्म हो रहे हैं। तीन अहम मुद्दे आ रहे हैं यूएस में, एक तो फेड की बैठक है, दूसरा अगले हफ्ते ये उनकी गवर्नमेंट शटडाउन का फिर से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नया अप्रोप्रिएशंस बिल पारित करना है उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनकी लोकसभा है, वहां पे ये पास नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल कश्मकश चल रही है, लगता है कि हो जाएगा, 30 सितंबर की डेडलाइन है उसके लिए, नहीं तो गवर्नमेंट शटडाउन है, मतलब फिर से पैसे नहीं होंगे गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए, तो ये उससे मार्केट थोड़े विचलित हो सकते हैं और वही ब्रिंकमैनशिप रहेगी अगले हफ्ते तक, अंत तक बातचीत चलती रहेगी। और तीसरा है यूएस स्टूडेंट लोन, जो बहुत बड़ा एक अमाउंट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, उसकी सब्सिडी बंद हो रही है। कोविड के टाइम सब्सिडी आ गई थी और मॉरेटोरियम लग गया था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट का, वो शुरुआत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की नए मेजर्स को खारिज किया था कुछ महीने पहले, और अक्टूबर में यूएस कंज्यूमर के जेब से वो पैसा निकलेगा जब स्टूडेंट लोन रीपेमेंट्स फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चलते हुए हो सकता है यूएस इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन करे, बट अभी तो दमदार चल रही है। इस क्वार्टर में 3.5 से 5% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। तो इस सब से फेड क्या निष्कर्ष निकालेगा? इन्फ्लेशन हाई है, तेल की कीमतें हाई हैं, अनबैलेंस्ड ग्लोबल मार्केट है तेल में, तो यहां से तो कीमतें और ऊपर जाने की आशंका हो सकती है। इस माहौल में ये इन्फ्लेशन की कमर नहीं तोड़ी तो बहुत ही वो परसिस्टेंट हो जाएगी और एंकर हो जाएंगे एक्सपेक्टेशन। ये सब के चलते इस बारी तो नहीं बढ़ाएंगे, बट दरवाजा खुला रखेंगे कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे। और ये दूसरा जो मार्केट को झटका लगेगा, मार्केट अभी फैक्टर इन कर रहा है कि जून तक रेट कट शुरू हो जाएंगे, अगले जून तक। फेड यही दिखाएगा अपने डॉट प्लॉट में कि अगले साल कोई रेट कट नहीं है, हायर फॉर लॉन्गर हैं हम। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये हॉकिश पॉज आएगा, ये जो ठहराव आएगा वो काफी हॉकिश रहेगा, वो डविश नहीं रहेगा जिस तरह से यूरोपियन और या यूके जो आने वाला है हाइक, वो डविश था, क्योंकि उन्होंने बोला कि इकोनॉमी धीरे हो रही है। यहाँ इकोनॉमी दमदार है, तो वो कहेंगे आगे शायद रेट फिर बढ़ाना पड़े, आप लोग सावधान रहें। इसलिए ये हॉकिश पॉज रहेगा और वही यील्ड्स दिखा रहे हैं दीप। मगर साहब, एक और सवाल सर, सेंट्रल बैंक पॉलिसी को लेकर और फिर कुछ और चीज़ों पर आपसे करनी है चर्चा। बट चीन में क्या चल रहा है सर? पिछले हफ्ते दूसरी बार हमने देखा उन्होंने अपना CRR कैश रिजर्व रेशो में कटौती की। इस हफ्ते उनके प्राइम लोन रेट पर फैसला आने वाला है, ऑलरेडी वो रेट कट कर चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को और स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनका स्टॉक मार्केट लोज पर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पर चीन का स्टॉक मार्केट आ गया। तो बाजार को भरोसा नहीं आ रहा है जो भी इनके मेजर्स आ रहे हैं अपनी इकोनॉमी को आगे स्टिमुलेट करने के लिए। कैसे समझना है सर, और कुछ सरप्राइज और आगे आ सकते हैं चीन की तरफ से? बहुत बहुत अहम बात है दीप, बिकॉज ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स अब पीक रेट की तरफ जा रहे हैं, वो नॉन इशू हो जाएगा और 3 महीने 6 महीने में। बट चीन का एक स्ट्रक्चरल इशू चल रहा है स्लो डाउन का, जहां वो मल्टी डिकेड्स में 8% ग्रो कर रहे थे, अब 4.5% के करीब आ गए और लग रहा है अगले साल 3-3.5% की ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो उसका प्रॉपर्टी सेक्टर है, वो इतना एक्सटेंड हो गया। और अभी नहीं, 2021 से एवरग्रांड जब डिफॉल्ट शुरू हुआ था, वो $300 बिलियन का
टोटल एक्सपोजर था बैंक्स का और विदेशी निवेशकों का भी। वैसे चलते चलते अब बहुत अच्छे जो डेवलपर्स हैं, कंट्री गार्डन जैसे भी, उनको भी प्रॉब्लम आ गई है। वो रीवर्क कर रहे हैं अपने लोन्स को, बैंक्स को और बॉन्ड होल्डर्स को कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, हमें 3 साल की और मोहलत दे दीजिए। तो उसका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया। और स्केल अगर आप देखें, अगर चीन 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है या 18 ट्रिलियन की है, उसमें से लगभग 25% रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है। तो बहुत बड़ा एक योगदान है ग्लोबल इकोनॉमी में मेटल्स के लिए। अगर आप चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा हल्का होता है, आप देखते हैं कॉपर की कीमतें, आयरन ओर की, स्टील की कीमतें, एल्यूमिनियम की कीमतें, ये सब गिरने लग जाती हैं। तो चीन में स्लो डाउन है। सबसे बड़ा इशू प्रॉपर्टी सेक्टर का है। पिछले हफ्ते थोड़े अच्छे नंबर आए, उनका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, रिटेल सेल्स था, सब कुछ अनुमान से बेहतर आया, बट प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी मंदी में है। तो उसके सामने जो स्टिमुलस हुआ है वो बहुत छोटा हुआ है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जो लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टिमुलस वो लेके आए लगभग $100 बिलियन का था। बट लोकल गवर्नमेंट का अगर आप आउटस्टैंडिंग लोन देखें, $9 ट्रिलियन है। 9 ट्रिलियन के सामने, मतलब 9,000 बिलियन के सामने 100 बिलियन का आपने एक पैकेज रखा। तो वो अभी सारा रिफाइनेंस हो रहा है। बैंक्स को कहा जा रहा है कि आप उसको हेल्प करिए, आप खरीदिए। वो सारा बैंक्स के पास इतना है नहीं जरिया। और फॉरेन निवेशक पैसा निकालते जा रहे हैं। जो आज चाइनीज स्टॉक मार्केट भी गिरा 52 वीक लो पे, और $12 बिलियन तो अगस्त में निकले थे उनके स्टॉक मार्केट से। सितंबर में फिर से निकल रहा है पैसा। तो विदेशी निवेशक काफी विचलित हैं, क्योंकि जी जिनपिंग 2008 में जो पॉलिसी थी कि किसी भी तरह इकोनॉमी को बचाना है, या 2015 में एक झटका दिया उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स को, और फिर बड़ी तीव्रता से बचाने आए। इस बारी बहुत पीसमिल स्टिमुलस लग रहा है। और जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गायब हो जाएं दीप, या 2-2 महीने तक वो देखे नहीं गए, और कोई ऑफिशियल वक्तव्य नहीं है कि वो कहां पे हैं। जिस देश के 2 अहम जनरल जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन था, रॉकेट फोर्सेस के जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, दोनों गायब हो जाएं। 4 बहुत बड़े आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स गायब हुए।